नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका कंप्लीट इकोनॉमिक लिखा गया है। यानी कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो कौन सा है, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो जेबीटी कमीशन का एग्जाम है उसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स में आपका कह सकता हूँ कि कुछ यूनिट दिए गए हैं और उस यूनिट को हमें पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। इससे पहले मैं आपको 40 क्वेश्चंस की सीरीज करा रहा था, तो वहां पे कल मैंने आपको ये बताया कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे आपका जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साथ में आपका जो जियोग्राफी है उसके पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ज्यादा दिन आपका एग्जाम है नहीं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपना सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट करें। तो इसीलिए मैंने आज आपके लिए क्या लेके आया है, तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक देखने को मिल रहा होगा। तो याद रखिएगा हम क्या करेंगे, आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और आपका जितना इकोनॉमिक्स है पूरा आपका टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके सिलेबस में है क्या। तो आइए हम यहाँ पे आज इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं। और याद रखिए टोटल आपको 4 लेक्चर मिलेंगे, चारों लेक्चर में आपका टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और फिर सारे एग्जाम आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे वो पूरी तरीके से बन जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दे रहा, फिर हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। क्या आपको दिख रहा इकोनॉमिक्स, आपने ये सिलेबस देख लिया होगा जितने भी लोग एसपी पटवारी की यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे। तो पहला आपको क्या दिख रहा, पहला आज आपको देखने को मिल रहा होगा डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में विकास। यानी इसमें हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको पढ़ना होता है जहां पे आपके एग्जाम में एमसीक्यू बनते हैं। तो हम वैसे क्वेश्चंस भी आपको लेके आए, दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको सिंपल सा है कि डेवलपमेंट प्रॉमिस यानी कि आपका जो विकास का वायदा है या फिर विकास क्या होता है इसके बारे में अलग अलग लोग होते हैं, सबके अलग अलग आपके टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं। इनकम और गोल के बारे में कुछ बातें हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय विकास यानी नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज आर स्टेट को हम कैसे करेंगे, राष्ट्रीय आय को किस तरीके से तुलना करते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ पब्लिक फैसिलिटीज और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानना होगा। फिर ये आपका जो यूनिट है ये पहला वाला कंप्लीट। टोटल आपको 4 यूनिट दिख रही होंगी, जिसमें आज के लेक्चर में आपको क्या देने वाला हूँ, यूनिट जो आपका फर्स्ट है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। कल वाले में आपको यहाँ पे सेकंड यूनिट के बारे में बात करूंगा और यहाँ पे थर्ड में आपको मनी एंड क्रेडिट और लास्ट में आपका बनेगा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। साथ में इसी तरीके से मैं आपको पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री भी कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी तक भी तैयारी को स्टार्ट नहीं की हो तो आप याद रखो इन 4 जो आपका पेपर है, 4 क्वेश्चन, अरे सॉरी आपका 4 जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं सारी चीजों को आपको डिटेल में पढ़ा देने वाला हूँ। तो आइए हम ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट को नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं इसकी। क्या है पहला आपका डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, वही जो आपको यूनिट में लिखा गया था ना, क्या क्या पढ़ना है उसी चीज को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लिया हूँ। तो आप इसको देख लीजिएगा, ऐसा कुछ है नहीं, जो आपको वहां पे सिलेबस में वही चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। हम क्या करते हैं, एक एक करके यहाँ पे अब एक एक टॉपिक को उठाएंगे और इनको पढ़ेंगे और थोड़ा सा आपका हम इसको बता देंगे समरी के तौर पे, फिर आपके सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले बात करें अगर विकास की, तो विकास होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। विकास का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब सर अगर कोई भी देश है, कोई देश में जो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति की क्या हो, आय अधिक हो, यानी कि कह सकते हो विकास को नापने का एक अगर तरीका देखा जाए तो वो क्या होगा, आय। यानी कि अगर किसी भी देश में जो आय है, इनकम है, वो आपकी ज्यादा हुई व्यक्तियों की, तो कह सकते हो वो देश जो है वो विकसित देश है, वो विकास कर रहा। लेकिन इसके साथ और क्या क्या जरूरी है, जैसे उसको रहने के लिए, जो जहां रहता है वो, उसके लिए खाना की जरूरत है। अगर वो उस देश में उपस्थित सारे देश के अंदर जो भी जनता है उसको खाना अवेलेबल है, साथ में वहां पे उनको रहने की व्यवस्था है, शिक्षा है, इसके अलावा अदर्स जो भी चीजें जो जीवन के लिए हमें क्या हो, उपयोगी हो, यानी हमारे जीवन के लिए जरूरी होता है, अगर वो चीजें देश के हर व्यक्ति को सही ढंग से मिल रही, साथ में इनकम भी ज्यादा है, तो याद रखिएगा इसी को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। इसी को हम लोग विकास के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा है, विकास किसे कहते हैं, और यही चीजें आपको आगे लिखे हुए मिलेंगी, तो आपको ध्यान देना है।
विकास का मतलब केवल इनकम का ज्यादा होना नहीं, बाकी जो हमें डेली लाइफ की चीजें चाहिए होती हैं, अगर ये हमारे पास है तो याद रखिए जो हमारा देश है ये कैसा है, विकसित है, ये हमारा देश विकास कर रहा है। तो आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पे आगे लिखा हुआ मिल रहा होगा, क्या मिल रहा, मतलब समझा रहा, आपको चीजें समझ में आ गई हैं, बस हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्सेप्ट को। क्या बोला, विकास का अर्थ केवल आय में वृद्धि से नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि केवल जो इनकम होगी वही ये डिसाइड नहीं करेगी कि आपका देश विकास कर रहा या फिर नहीं कर रहा। आपको करना क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, लोग जो है वहां की जो जनता है इनका जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर मतलब रहने के लिए जो चीजें चाहिए उसका होना जरूरी है या फिर नहीं। जैसे कि हमें बेहतर शिक्षा की जरूरत होगी, अगर देश में लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो याद रखिए वो देश हमेशा विकास करेगा। दूसरी चीज, अगर देश के जो लोग हैं वो अगर स्वस्थ हैं तो याद रखिए वो देश आपका कह सकते हैं विकास कर रहा। वहां पे अगर रोजगार है, बेरोजगारी जैसी कोई समस्या नहीं है तो वो देश क्या कर रहा, विकास कर रहा। और सम्मानजनक जीवन का मतलब कह सकते हैं लोग क्या कर रहे हैं, सम्मान के तौर पे रह रहे हैं, सम्मान से रह रहे हैं, यानी सारी चीजें उनको ये सुविधाएं मिल रही, तो इसी को क्या कहेंगे, वो देश आपका विकास कर रहा। एक और चीज आपको याद रखना है कि जो विकास एक कैसा है, बहुआयामी अवधारणा है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल विकास आय से रिलेटेड नहीं है, ये इन सारे पॉइंट पे भी आपकी डिपेंड करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बहुआयामी अवधारणा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। एमसीक्यू इस पे मैं अभी आपको कराऊंगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा 10 मिनट क्या करते हैं, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़े रहोगे तो याद रखो आप वहां पे एमसीक्यू को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि डेवलपमेंट पीपुल एंड डेवलपमेंट डिफरेंट गोल, यानी कि क्या बोल रहा कि जो सॉरी यहाँ पे डिफरेंट पीपुल और डिफरेंट गोल, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं ये कहूं कि जो किसान है वो किस में अपना विकास करेगा, यानी कि जो आपका किसान होता है, कह सकता हूं किसान क्या करेगा, खेती करेगा। अगर इसमें आपका इसका क्या हो रहा, खेती करने में अगर इसका विकास हो रहा, मशीनों का ज्यादा उपयोग कर रहा, अच्छे खादों का उपयोग कर रहा, बीजों को अच्छे से बो रहा, उसको जो अनाज है वो ज्यादा उत्पादित हो रहा, यानी जो किसान है वो उसका खेती में अच्छा कार्य हो रहा है, यानी कि उसका अलग गोल है। अगर मैं बात करूं, कोई मान लीजिए कि पुलिसकर्मी है, तो पुलिसकर्मी का काम क्या है, तो याद रखिएगा जैसे पुलिसकर्मी हो गया, तो पुलिसकर्मी का काम तो यही है ना कि वो क्या करे, सेवा करे या फिर वो सुरक्षा को प्रदान करे। और इसके लिए उसके पास अच्छे विपन है, अलग अलग प्रकार के हथियार है, उसको वो अच्छे से यूज करे, नियम कानून सही ढंग से चले। तो याद रखिएगा इसका अपना अलग गोल है। वही बोल रहा कि अलग लोग हैं और अलग प्रकार के सबके टारगेट्स हैं, अलग प्रकार के आपके गोल्स हैं। तो बस आपको ध्यान देना, ये आपके सिलेबस में सारी चीजें हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, क्या, हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, जो टारगेट होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं। क्या, जैसे किसान को क्या जरूरी है, सिंचाई, फसल का उचित मूल्य, ये उसके लिए जरूरी है। जो मजदूर है उसके लिए एक प्रकार की अस्थायी नौकरी, छात्र को अच्छी शिक्षा, यानी आपको समझ में आ रहा होगा जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग प्रकार के टारगेट्स की यहाँ पे जरूरत होती है, या उनका अलग अलग टारगेट होता है। क्या बोला, विकास का लक्ष्य व्यक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिए, जैसे आपने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, यानी कि कह सकता हूं प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा, आपके घर में टोटल 5 लोग हैं, सारे लोग 10-10 हजार रुपए कमाते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके टोटल कितना हुआ, 50,000 है। अगर मैं बाय द वे बात करूं, आपके घर में टोटल 50,000 रुपए की इनकम आती है हर महीने, और वहां पे 5 लोग काम करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, तो आप वहां पे क्या करोगे, 50,000 में 5 से डिवाइड करोगे और आपकी प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, यानी कि पर कैपिटा इनकम आ जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, प्रति व्यक्ति आय, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रति व्यक्ति, क्या लिख सकता हूं, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब अगर मैं बात करूं एक ब्रॉड लेवल पे, देश के लेवल पे, तो याद रखिएगा जो टोटल आपका वहां पे जनसंख्या है, अगर हम क्या करें, आपको सिंपल सा जितना वहां पे पैसा है उसमें क्या करो, आप टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको ध्यान देना है, आपको मिलेगा क्या, प्रति व्यक्ति आय। अगर मैं बात करूं देश में, मान लीजिए कि 100 करोड़ की आमदनी हुई, 100 करोड़ का यहाँ पे इनकम हुआ,
अगर आपको वहां पे कमाने वाले 1 लाख हैं, जब उसको डिवाइड कर देंगे तो एक व्यक्ति की आपको पता चल जाएगी। बस वही होता है, प्रति व्यक्ति का आय मतलब कुल आय जितनी होगी, कुल आय में हम क्या करें, जनसंख्या से डिवाइड कर दें। तो याद रखिएगा, कुल जनसंख्या से जब डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पे मिल जाएगी, कह सकता हूँ कि क्या आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। आपको ये चीजें ध्यान देनी है। तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मूला, तो आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो प्रति व्यक्ति आय, जैसे मान लीजिए कोई देश है, 2 देश हो जाते हैं, जैसे मान लेता हूँ यूएसए और साथ में आपका भारत। तो बात करूं यूएसए का जो व्यक्ति है, उसका पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है, जबकि हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम आपकी कम होती है। तो ये प्रति व्यक्ति आय हमें बताता क्या है, तो याद रखिएगा, जो प्रति व्यक्ति आय है, ये हमें 2 देशों क्या करेगा, ये हमें 2 देशों या फिर 2 राज्यों के बीच जो है तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है कि कौन ज्यादा विकसित है। यही आपको यहाँ पे समझना है। आगे यही चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी। आपको दिख रहा होगा क्या, किसी देश की कुल आय को क्या करें, उसकी कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे दिख रहा होगा प्रति व्यक्ति आय मिलेगी। प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला मैंने बताया, कुल राष्ट्रीय आय और डिवाइड बाय कितना, कुल जनसंख्या, और इसका उपयोग क्या करेंगे, देशों राज्यों की तुलना के लिए करेंगे। ये आपको ध्यान देना है। सिंपल सा है, प्रति व्यक्ति आय, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय विकास मतलब, राष्ट्रीय विकास का मतलब केवल यही नहीं है कि आपके देश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या हो, ज्यादा हो, साथ में आपको ये भी जरूरी है कि उसको क्या है, वहां के जितने भी लोग हैं उस देश में जो है शिक्षा बेहतर हो, जो बेरोजगारी हो वो बिल्कुल कम हो, ना हो तो ज्यादा बेटर है, साथ में हॉस्पिटल की सुविधा हो, सड़क बनी हुई हो, यानी कि जो लोग रहने वाले हैं सबको सारी प्रकार की व्यवस्थाएं मिले। तो इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास का मतलब नेशनल का, यानी जो हमारा नेशन है उसका क्या हो, डेवलपमेंट हो, इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें केवल प्रति व्यक्ति आय से मतलब नहीं है, प्रति व्यक्ति आय से ही केवल मतलब नहीं है, इसमें और क्या होना चाहिए, तो इसमें और इंक्लूड होना चाहिए, यानी इसमें और क्या शामिल होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें शामिल होना चाहिए आपका क्या, यहाँ पे कह सकता हूँ बेहतर आपकी शिक्षा, क्या, बेहतर आपकी शिक्षा, साथ में आपका रोजगार कह सकता हूँ। इसके अलावा और क्या, जो गरीबी हो वो आपका कम हो। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो याद रखिएगा, कह सकते हैं कि वो जो देश है उसका राष्ट्रीय विकास हो रहा है या देश का विकास हो रहा। राष्ट्रीय विकास में यही है जो आपने विकास के अंतर्गत पढ़ा, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। बोला किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या भाग देने पर उसकी प्रति व्यक्ति आय आती है। प्रति व्यक्ति आय वाला यहाँ पे लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जो चीजें आपको समझा दिए वही आपका राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत होता है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि राष्ट्रीय विकास का मतलब केवल प्रति व्यक्ति आय से नहीं है, रहने के लिए, डेली लाइफ के लिए जो चीजें जरूरी होती है वो आपका शामिल हो। इसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा। क्या कहते हैं इन चीजों को, इनको कहते हैं जीवन प्रत्याशा। अगर ये चीजें हैं तो याद रखिएगा वो देश का राष्ट्रीय विकास हो रहा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, जैसे हमारे देश में कोई संसाधन हो या कुछ भी हो, संसाधन का मतलब जो चीजें हमारी जरूरतों को पूरा करे। जैसे मान लीजिए हमारे देश में पेट्रोल पाया जा रहा, पेट्रोल हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। जैसे कि अगर पेट्रोल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, गाड़ियां नहीं चला पाएंगे, हमें पेट्रोल नहीं होगा तो अदर्स काम नहीं कर पाएंगे। तो पेट्रोल क्या कर रहा है, हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संसाधन, या फिर उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको कहते हैं रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्स उसको कहेंगे, संसाधन कहेंगे। तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे देश में जो भी संसाधन पाए जा रहे हैं हम उसका इतना उपयोग करें कि हम उसको भी यूज कर लें, हम भी यूज कर लें, और हमारी आने वाली जो भी जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, उसके लिए भी वो आपका बचा हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर कह सकते हैं अस्थायी विकास के नाम से जानते हैं। तो इसमें मैं क्या बता रहा कि आपका जितना भी संसाधन देश में अवेलेबल हो आप उसका क्या करो, आप उसका इतना यूज करो, कह सकता हूं कि संसाधन का उपयोग ऐसा करना चाहिए, का जो उपयोग है, उपयोग हमें ऐसा करना चाहिए,
हमें कैसे करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए कि, क्या लिख सकते हैं, करना चाहिए कि क्या हो, चाहिए कि हम भी यूज कर लें, यानी कि हम भी उपयोग कर लें, हम भी उपयोग कर लें, और साथ में कह सकता हूं कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी ये आपका अवेलेबल हो, आने वाली पीढ़ी अवेलेबल हो, उसके लिए भी ये चीजें संसाधन आपके अवेलेबल हो। तो इसी को क्या कहते हैं, अस्थाई विकास कहते हैं, इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। आगे आपको दिख जाएगा क्या, अस्थाई विकास, ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतों को भी पूरा करे और आने वाले भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को भी समझौता न करे। यानी कि जैसे पेट्रोल हम लोगों ने कंप्लीट खत्म कर दिया, तो आने वाली पीढ़ी नहीं रहेगी तो उसकी जरूरत कैसे पूरा होगी, तो इसी को बता रहा। तो क्या बोल रहा, ऐसे में हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास इज इक्वल टू अस्थाई विकास। मतलब क्या होगा मैं आपको बता रहा, जैसे आप क्या करो, जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको आप काट डालो, काट रहे हो, काटते जा रहे हो, होता ही है ऐसा। आप काट दोगे तो उससे क्या होगी, हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधे से, हमें आना मतलब मिलना बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो क्या होगी, उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा, रहने में दिक्कत होगी, सांसें नहीं ले पाएंगे, तो होगा क्या, वो कह सकते हैं कि हमने उसका ऐसा दोहन किया कि आने वाले पीढ़ी के लिए बचा ही नहीं। तो यही क्या है, यही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू आता है। तो आपको ये चीजें ध्यान देना है, इसमें पर्यावरण का हमें संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। यानी प्राकृतिक, जैसे मैं अगर बोलूं पेट्रोल को अगर हम खत्म कर दें तो क्या उसको हम दोबारा पा सकते हैं, हाँ पा तो जरूर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि वो जमीन में धसे जो आपके कह सकता हूं अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे वो बनते हैं। तो इसीलिए ये अस्थायी विकास के बारे में जानना हमें जरूरी है, आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे आगे सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, पब्लिक का मतलब ऐसी सुविधाएं जो क्या करें हमें सरकार देती है, इसको क्या कहते हैं, सरकार जिन सुविधाओं को प्रदान करे उसको कहते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। जैसे कि आपका सरकारी जो आपका हॉस्पिटल हो गया, क्या आपका हो गया, सरकारी आपका हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल आपका हो जाता है, जैसे रोड हो जाता है, क्या हो जाएगा, सड़क हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो आपकी अदर्स चीजें हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे, जैसे रेल हो गया, ये चीजें रेल का जो आप सुविधा लेते हो वो चीजें, तो उसको क्या कहेंगे, सार्वजनिक सुविधाएं, यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज। और आपको दिख रहा होगा जैसे सरकार के द्वारा दी जाने वाले विद्यालय, अस्पताल, सड़क, ये विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है। एक चीज को आपको ध्यान देना है, पूछेगा निम्न में से कौन महत्वपूर्ण, इनमें से विकास का कौन सा संकेतक है, यानी जिसमें ये क्या हो, विद्यालय अवेलेबल हो, अस्पताल, सड़क, स्वच्छ जल, जिस देश में ये चीजें अवेलेबल है, याद रखिए ये उस देश में विकास का संकेतक है। संकेतक का मतलब जानने के लिए ये जरूरी है, ये फिर जानने के लिए विकास हो रहा कि नहीं, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो याद रखिएगा विकास नहीं हो रहा। अगर इन चीजों को पे बढ़िया फोकस है, यानी ये चीजें बढ़िया से मिल जा रही, यानी कि उस देश में विकास है, आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको दिखा दे रहा यूनिट फर्स्ट में आपको कितना पढ़ना था और आपने क्या उसके बारे में जाना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या आपने पढ़ा, यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में, साथ में डिफरेंट पीपुल, डिफरेंट गोल, इनकम एंड अदर गोल, नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय विकास, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ स्टेट, कैसे कंपेयर करोगे आप, प्रति व्यक्ति आय की मदद से करोगे, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आपने सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिया। सिंपल सा, ज्यादा था नहीं, मैंने आपको ये चीजें प्रोवाइड कर दी। तो आपको ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, इस पे एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, तो इन चीजों को याद रखिएगा। क्या पूछ रहा, अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यू को देख लेते हैं। विकास का सही अर्थ क्या है, तो आपको दिख रहा होगा क्या केवल आय में वृद्धि, मैंने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं, उद्योग में वृद्धि ऐसा भी नहीं, जीवन स्तर में सुधार या फिर जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि तो होगा नहीं, केवल आय में भी वृद्धि ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपको याद रखना है जीवन स्तर में भी सुधार होना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, ये गरीबी कम होना, ये क्या होता है, विकास के लिए जरूरी होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या हुआ, कुल आय बटा के जनसंख्या, यानी कि कुल जनसंख्या। तो आपको दिख रहा होगा कुल आय, ऑप्शन नंबर बी में इसको दिख रहा है, यानी ये आपका करेक्ट हो जाता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद आपको क्या दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा, क्या देशों की तुलना के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कुल आय का
प्रति व्यक्ति आय का, जनसंख्या का या क्षेत्रफल का? तो आपको ध्यान देना है, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी प्रति व्यक्ति आय होती है, पर कैपिटा इनकम होती है, इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे? तो याद रखिएगा, इसका जो उपयोग होगा वो आप किसके लिए करोगे? आप करोगे दो देशों, दो राज्यों के बीच तुलना के लिए। सिंपल सिंपल अब आपको आंसर मिल रहा होगा कि आंसर को कैसे करना है, और इसको मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई ताकि आप इसको कर लो। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक सुविधा नहीं है? सार्वजनिक का मतलब जिसे सरकार प्रोवाइड करे, और सरकार प्रोवाइड करे, और इसमें से कह सकता हूं कौन सा नहीं होगा जिसे कोई प्राइवेट व्यक्ति, यानी जो आपका प्राइवेट कोई पर्सन हो वो अपने काम को चलाए, तो उसको क्या कहेंगे? वो सार्वजनिक नहीं है। जैसे कि सड़क है, सरकार बनाती है, विद्यालय भी सरकार बनाती है, अस्पताल भी यही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट नहीं बनता है, बट आपको यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है जो सरकार नहीं चलाए। जैसे निजी कार, निजी कार का मतलब जो किसी की गाड़ी होती है उस पे सरकार सबको प्रोवाइड नहीं करती है, जबकि ये सब सारी सुविधाएं जो है सरकार सबके लिए बनाती है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अस्थाई विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? अस्थाई विकास का मतलब आपका, जो मैंने यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बताया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जो स्टार्टिंग में अभी हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं, हमारा भी विकास हो, और हम ऐसे करें कि आने वाले फ्यूचर में जो जनरेशन हो उसका भी विकास हो, वही आपको ध्यान देना है। तो सिंपल सा कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा भी, तीसरा भी, जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोला? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल का अर्थ क्या होता है? तो सिंपल सा क्या है कि केवल सरकार लक्ष्य तय करे, विकास का कोई लक्ष्य नहीं, सभी के लक्ष्य समान हो। याद रखिएगा, जो विकास है उसमें सारे लोगों का जो लक्ष्य है, यानी जो टारगेट है, वो आपके अलग अलग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिख रहा? राष्ट्रीय विकास का सही मापन क्या है, यानी कि जो नेशनल इनकम है उसमें हम किस चीज से इसको पता करेंगे? तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया जो राष्ट्रीय आय के लिए जो इनकम तो होनी ही चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति हैं उनके इनकम तो होनी चाहिए, साथ में और क्या मिले? जो जीवन की गुणवत्ता हो या जीवन प्रत्याशा हो, वो अगर आपकी मिलती है, यानी कि रहने के लिए सारी चीजें अवेलेबल है अच्छे से, तो उसी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसी को हम लोग राष्ट्रीय विकास के नाम से जानते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, केवल जीडीपी गलत है, केवल आय, केवल उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, तो ये इसका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा? निम्न में से विकास का घटक कौन सा, यानी कि इसमें से कौन ऐसा कंपोनेंट है जो आपका क्या है, विकास को, डेवलपमेंट को शो कर रहा? क्या क्या शो कर रहा? अगर कहीं पे अशिक्षा का मतलब शिक्षा ना हो तो वो क्या होगा? विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बेरोजगारी का मतलब वहां पे भी आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। बेहतर स्वास्थ्य का मतलब हाँ ये है आपका विकास का। और जो चौथा है गरीबी, यानी ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रहेगा तो देश विकास नहीं कर रहा। यानी कि कौन सा आंसर सी हो जाता है इसका करेक्ट। तो आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देख रहे हैं। अस्थाई विकास का किससे संबंध है? तो मैंने आपको बताया अस्थाई विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जितनी भी चीजें हमें क्या है पर्यावरण में मिल रही, हम उसको क्या करें? बचा के रखें, उनको सेफ रखें, ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका उपयोग कर पाए। तो याद रखिएगा, इसमें हम क्या कहते हैं? पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा? विकास एक कैसा अवधारणा है, कैसी अवधारणा है? तो मैंने आपको बताया कि जो विकास है वो आपकी बहुआयामी अवधारणा है। कैसे? मैंने आपको वो चीजें स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की, वही आपसे पूछ रहा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला? विकास का सही अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? जीवन स्तर में सुधार। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या दिख रहा? विकास को क्यों बहुआयामी अवधारणा कहा गया है? क्वेश्चन नया है, वो पहले वाले से चेंज है। क्या बोला? इसको क्या कहा गया है? बहुआयामी अवधारणा। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि यह केवल आय से जुड़ा है, जो कि गलत है। क्या केवल इसमें शिक्षा शामिल है? वो भी गलत है। क्या इसमें सरकार से, क्या केवल सरकार जुड़ी है? वो भी गलत है। याद रखिएगा, इसमें आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी कई सारी चीजें हैं जो इसमें कंक्लूड है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बहुआयामी के नाम से जानते हैं। आप इसको याद रखिएगा। अगला जो आपका है क्वेश्चन, क्या बोला? राष्ट्रीय विकास का सही मापन मैंने आपको बता दिया, जी आय के साथ जीवन की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर सी
इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से सार्वजनिक सुविधा कौन सा है। पिछली बार आपने देखा कि उसमें एक आपको बोला था कि इसमें से सार्वजनिक सुविधा कौन सी नहीं है, इसमें पूछ रहा कौन सी है। आपको निजी बैंक का मतलब प्राइवेट बैंक जिसपे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, गलत हो जाएगा। निजी कार भी नहीं होगा, निजी स्कूल भी नहीं। याद रखिए जो आपका सरकारी हॉस्पिटल है इस पे क्या है, आपका गवर्नमेंट का हक होता है, गवर्नमेंट इसको चलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक सुविधाएं कौन प्रदान करता है, कौन करता है, तो सिंपल सा है, सरकार करती है। तो याद रखिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, याद रखिएगा ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है। सबसे पहला काम आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आपको ये चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लिया। अभी हम आगे आपके क्वेश्चंस करा देते हैं कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपसे यहाँ पे 16वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा, देखिएगा इसको फिर बताइए क्या बोल रहा। क्वेश्चन रिपीटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आपका वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, अस्थाई विकास का संबंध किससे है, केवल व्यापार से, गलत है। केवल उद्योग से, ये भी गलत है। केवल आय से, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से होता है, पर्यावरण संरक्षण से होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे क्या बोला, निम्न में से विकास का घटक नहीं है, यानी विकास इसमें से कौन सा नहीं है। सर रोजगार, बेरोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा। शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। कौन सा नहीं जरूरी है सर, बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिए। विकास की अवधारणा किससे संबंधित है, क्या केवल अर्थव्यवस्था से संबंधित है, अर्थव्यवस्था का मतलब केवल उसमें पैसे की बात की जाए इस तरीके से। दूसरी समाज से केवल, या फिर राजनीति से। तो ध्यान दीजिएगा इसमें सामाजिक भी होना चाहिए। सामाजिक का मतलब जो समाज में रहने के लिए लोगों को जरूरी है। और आर्थिक का मतलब यानी कि उसमें पैसे की भी जरूरत होती है, इनकम की भी जरूरत होती है, आय की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 20 बोला, निम्न में से कौन सा अस्थाई विकास के विरुद्ध है। तो याद रखिएगा इसमें जैसे वृक्षारोपण का मतलब वृक्ष को लगाना अच्छी बात है, उससे क्या होगा, आने वाले फ्यूचर के लिए भी बचेगा, चीजें उसके लिए सुविधाएं प्रदान करेगा। जल संरक्षण होगा, अच्छी बात है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब हम ऐसे स्रोतों का उपयोग करें जिनसे हमें ऊर्जा मिले और हम उनका उपयोग करें और उसको दोबारा से बना सके, ऐसी ऊर्जा को हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। याद रखिएगा जो हमारे संसाधन हमें मिले हैं, अगर हम इसका दोहन करते हैं, दोहन का मतलब हम उसको ज्यादातर खर्च करते हैं बेवजह, तो वो क्या है, वो अस्थाई विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विरुद्ध है। आप इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्या यह जनसंख्या गिनने के लिए किया जाएगा, देशों की तुलना के लिए किया जाएगा, कर लगाने के लिए किया जाएगा, या फिर व्यापार बढ़ाने के लिए। तो आपको ध्यान देना ये होता है देशों की तुलना करने के लिए। मैंने ये चीजें पहले ही बता दी। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट आप अगर पढ़ लिए हैं तो आप आंसर इसको इजिली कर पाओगे। निम्न में से कौन सा विकास का संकेतक है, यानी कि विकास का संकेतक मैंने अभी आपको बताया, शिक्षा, रोजगार, साथ में आपको वहां पे जो स्वास्थ्य है, ये चीजें। तो मैंने क्या बताया, क्या कहीं पे अशिक्षा रहेगी तो वो देश विकास दिखा रहा नहीं, कुपोषण रहेगा तो भी नहीं, बेरोजगारी रहेगी तो भी नहीं, जीवन प्रत्याशा के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट हो जाता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है, कैसे करना है ये आपको उम्मीद कर रहा कि अभी तक समझ में आ रहा। बाकी मैं लास्ट में इसका रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको दोबारा से चीजें याद आ जाए। विकास का लक्ष्य किस पर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करेगा, क्या सरकार पर करेगा कि सरकार उस पे क्या कर रही, सरकार आपका यहाँ पे विकास में मदद कर रही, व्यक्तियों की आवश्यकताओं पे, या फिर आपका केवल आय पे, या फिर कह सकता हूँ केवल शिक्षा पे। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको इसमें कौन सा आंसर सही है आपको ये चीजें देखनी है, आपको ये बताना है। क्या इसमें पूछा है, विकास का लक्ष्य किस बातों पर निर्भर करता है। तो आपको ध्यान देना है कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, केवल शिक्षा पे विकास डिपेंड करता है, नहीं,
केवल आय पे करेगा? बिल्कुल नहीं। व्यक्तियों की आवश्यकताओं पे या फिर सरकार पर? तो याद रखिएगा, विकास किस पर निर्भर करेगा? व्यक्तियों की आवश्यकताओं पे, क्योंकि सरकार तो ठीक है, स्वास्थ्य से नहीं मतलब है, शिक्षा से नहीं मतलब है, अगर इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देगी तो कैसे वो विकास कहलाएगा? वो तो होगा जब व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूर्ति होंगी तब। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन है आपके। सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक है? क्योंकि लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो कौन सा हो जाएगा? सभी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ये आपका जरूरी होता है, तो आपको ध्यान देना है। लास्ट क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चन इससे रिलेटेड इस यूनिट से लाया था मैंने आपके लिए। क्या बोला? कौन सा विकास का सही उदाहरण है? केवल फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ना, केवल आय बढ़ना, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, या फिर केवल निर्यात बढ़ना? तो याद रखिएगा, जो बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसी से आपका कह सकता हूं कि आपका जो विकास है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सस्टेनेबल, आप याद रखिएगा, आपका जो सिलेबस है उसमें आपको इकोनॉमिक ऐसा नहीं पढ़ना है कि बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे हो जाए। आपको केवल नॉर्मल सा जनरल आपको जो इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमी, उसके बारे में आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे हम आपको जो आपका पहला यूनिट था आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, 25 क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए, और ऐसे ही मैं आपके लिए 4 यूनिट तैयार किया हूँ और चारों यूनिट को आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपको ध्यान देना है, हम यहाँ पे क्या किए, पहली वाली यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको कल क्या करेंगे, आपको दूसरी यूनिट प्रोवाइड करेंगे। कल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अगर एक चीज और आप ध्यान दीजिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिएगा तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको ये चीजें प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको एग्जाम में इसकी कह सकते हैं प्रैक्टिस हो जाए, और ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पे पहली यूनिट हमने उठाया था, विकास के बारे में बताया कि विकास में केवल आय जरूरी नहीं होता है, आपको वहां पे जीवन में मतलब डेली लाइफ के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, उनको भी आपको मिलना जरूरी होता है। यही चीजें आपको आगे लिखी हुई मिल गई। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने यहाँ पे अलग अलग लोगों के गोल के बारे में पढ़ा कि जो लोग होते हैं उनको अलग अलग प्रकार के टारगेट्स, अलग अलग प्रकार की चीजों की जरूरत होती है, वही आपको लिखा हुआ भी मिल गया। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय के बारे में मैंने आपको बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज क्यों करते हैं, तुलना के लिए करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे राष्ट्रीय विकास के बारे में देख लिया। फिर यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है, साथ में सार्वजनिक सुविधाएं, और फिर इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया। तो याद रखिएगा, आपका जो यहाँ पे पहला यूनिट होता है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। एक चीज और आपको बताऊंगा, इसके बाद भी आपको, जब आपको इकोनॉमिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने के बाद एग्जाम से पहले आपको सारे चैप्टर, यानी कि जो आपके इकोनॉमी है, आपका जियोग्राफी है, फिजिक्स, सॉरी आपका हिस्ट्री है और पॉलिटी है, सबका मिक्स आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो याद रखिएगा, ऐसे ही मैं आपको चीजों को प्रोवाइड करता रहूंगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरीके की जो बेहतरीन चीजें लेके आपके लिए आ रहे हैं, सारे बच्चे इसका फायदा ले सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये चीजें पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, साथ में इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।